Welcome back to my new video on the topic of linear equation in one variable. आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे एंड ऑन द सेम नोट मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कल जो हमने क्वेश्चन किया था, पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन किया था कि डिफरेंट स्टेशन से आपकी ट्रेन्स निकली थी तो कितना स्पीड लगा था। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं वो हमारा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। पहले आप समझिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का केस होता क्या। देखिए, स्ट्रीम का मतलब होता है आपकी स्पीड ऑफ लिक्विड या वाटर कह सकते हो, या आप बेसिकली मैं मेन फोकस करता हूँ। स्ट्रीम मतलब होता है आपका जो नदी में पानी बह रही है उसकी स्पीड के ऊपर हम बेसिकली यहाँ पे फोकस करते हैं। स्ट्रीम मतलब होता है धारा, प्रवाह। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है हमेशा हमसे, क्वेश्चन हमें दो चीज़ बता देगा, तीसरी चीज़ पूछा होगा। अब ये तीनों चीज़ क्या है, एक तो हमें आपको स्ट्रीमर यानी जो तैराक है, जो गोताखोर है, उसकी स्पीड या तो बता देगा या पूछेगा। अपस्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है कि स्ट्रीम आपका ऊपर की तरफ बह रही है, सॉरी ऊपर की तरफ बह नहीं रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रीम आपको किसी भी डायरेक्शन में बह रही हो, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीम तो आपको पता है पानी ऐसे थोड़ी ना बहेगी, पानी बहेगी तो ऐसे ही, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर थोड़ी ना जाती, ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, तो हम अपस्ट्रीम में जा रहे हैं यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अप साइड में जा रहे हैं, ये अपस्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम मतलब हम स्ट्रीम में डाउन की तरफ जा रहे हैं, ये डाउन स्ट्रीम है। अब दोनों में केस क्या, आप सोचिए, पानी बह रहा है ऐसे, तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि हम नदी से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कि आपका स्ट्रीम की स्पीड आपका मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो आप सोचिए, 1 किलोमीटर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब फोर्स के टर्म में बात करते हैं। सोचिए कि हम नदी में ऊपर जाना चाहते हैं, तो जितना नदी हमारे पर बल लगा रही है, क्या हमें उससे ज़्यादा उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, उससे कम लगाना पड़ेगा, या बराबर लगाऊं चलेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप थोड़ा सा इस पर ब्रेन लगाएं तो अगर जब तक मैं इससे यानी जितना प्रवाह का मेरे पर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उससे ज़्यादा बल अगर मैं ऊपर नहीं लगाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं बराबर भी लगा दूंगा तब भी मैं अपनी जगह ही रुका रह जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे 110% श्योरिटी की बात है कि मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्पीड में बात कर लेते हैं कि अगर स्ट्रीम की स्पीड y है, ठीक है, तो मेरी स्पीड इस y से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, और ये कौन है, ये मान लीजिए कि आपकी तैराक की स्पीड है। ठीक है, तो मेरी इससे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या सीन है, अच्छा चलो इसमें यहाँ पे आए हैं तो ख़त्म भी कर लेते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब इस केस में टोटल स्पीड कितनी होगी मेरी, ये तो स्ट्रीम ने स्पीड लगाई, ये मैंने स्पीड लगाई, तो क्या जो मैंने अपनी स्पीड लगाई है, मैंने अपना फोर्स लगाया है, उतना ही मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सामने से भी तो कोई धक्का मारने वाला है मेरे को। ठीक है, आप भले ही किसी रस्साकसी के मैच में, टग ऑफ वॉर में जीत रहे हो, तो क्या जितना फोर्स मारोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा? नहीं, सामने वाला भी तो आपके अपोज में कोई फोर्स मारना होगा, तो कितना आपको रिजल्ट मिलेगा? इन दोनों का डिफरेंस। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप इतना फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। अपस्ट्रीम का सिंपल सा इतना केस होता है कि आप जब तक ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक आप ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी सहायता थोड़ी ना कर रहा है भाई साहब, बह इधर रहे हैं, आप जा इधर रहे हो, तो कैसे आप उसके साथ बह जाओगे। डाउन स्ट्रीम बड़ा ही प्यारा होता है। डाउन स्ट्रीम में क्या करना होता है, बह भी इधर ही रहा है आपकी नदी, आपको जाना भी इधर है, तो मेरे को तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा सा भी, अगर मान लो कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी बह रही है, अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर से भी जा रहा हूँ, तो मैं अगर अपनी 0 किलोमीटर पर आवर से भी जा रहा हूँ, ठीक है, तो नदी तो मुझे अपने आप खींच के ले जाएगी अपनी तरफ, है कि नहीं। यहाँ भी सोचा, अगर मैं यहाँ पे फोर्स ना लगाऊँ अपना, तो नदी तो नीचे वापस ले जाएगी मेरे को।
ठीक है। तो यही बात अगर मैं सोचूं कि एक्स तैराक की स्पीड है, वाई अगर स्ट्रीम की स्पीड है, तो यहाँ पे मेरी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड ऑन है। जितना मैं अपना स्पीड बढ़ाता रहूँगा वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो बस यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पीड का, कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है। कई बार ये दी होती है, कई बार हमें पता करनी होती है। सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड। अच्छा एक चीज़ और, कि अब चाहे अपस्ट्रीम जाओ, अब चाहे डाउन स्ट्रीम जाओ, ठीक है, नदी जितनी बड़ी आप तैरोगे तो उतना ही, यानी आप डिस्टेंस जितना अपस्ट्रीम में कवर करोगे, सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस आप डाउन स्ट्रीम में भी कवर करोगे। ठीक है। तो अपस्ट्रीम में क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 4 hours while it covers same distance in upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the speed of the stream in still water. स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, जो तैराक है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। और हमें पता है कि जिसकी हमें स्पीड फाइंड करनी होती है हमें उसे ही लेट करना होता है, तो हमने लेट कर लिया, स्ट्रीमर की स्पीड लेट कर ली हमने x km/h। एट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। याद रखना कि ये स्पीड आपकी किस में है, ये आपकी स्टिल वाटर में। अभी पानी बहना स्टार्ट नहीं हुआ, अब मान लो पानी बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में ऑब्वियसली जब तक मैं 2 km/h की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाऊंगा तब तक तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, अपस्ट्रीम में नीचे की तरफ ही चला जाऊंगा। तो इसलिए x माइनस, क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं 2 - x करना है या x - 2 करना है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए x बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा। ठीक है। तो ये तो आपका क्या होता है अपस्ट्रीम में स्पीड। अब मुझसे क्या कह रहे हैं कि आप जितना डिस्टेंस, ये भाई साहब अपस्ट्रीम में कितने गए, 5 घंटे गए। आप लोगों ने क्वेश्चन की फ़ोटो ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो प्लीज़ ले लीजिए। 5 घंटे में भाई साहब ये कितना गए, ठीक है। तो 5 घंटे में कितना गए, टाइम, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, आप कोशिश कीजिए लिखने का, वैसे मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम में क्या किया है, डाउन स्ट्रीम में क्या किया, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड अब बढ़ जाती है, जितना मैंने लगाया स्पीड वो एक्सप्रेस हो जाता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। तो भाई साहब इनके लिए क्या कहा गया, इनके लिए कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम में भाई साहब कितना गए, डाउन स्ट्रीम में 4 आवर गए, डाउन स्ट्रीम में कितना गया, 4 आवर गए। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 4 आवर गए तो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया भाई साहब ने, तो डाउन स्ट्रीम में भाई साहब ने कवर किया है 4x + 2। और अभी मैंने समझाया चाहे आप अपस्ट्रीम में जाओ चाहे डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस आपको सेम कवर करना है। तो आप अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस से मैच कर देंगे एंड आंसर। इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पहला कि माइनस कहाँ होगा स्पीड का, प्लस कहाँ होगा। दूसरा, जो भी कंडीशन है आपको डिस्टेंस को इक्वेट कर देना, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इक्वल्स टू डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x याद है ना आपको क्या है, x आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। ठीक है। अब इसी में कभी आपको डाउन स्ट्रीम लेट करवा लेंगे, कभी अपस्ट्रीम लेट करवा लेंगे, लेकिन स्पीड ही बेसिकली लेट करवाएंगे आपको। ठीक है। ओके नाइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कल जो मैंने करवाया था आपका कंसेक्यूटिव नंबर का, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ूंगा, पॉज करके पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो पढ़ लिया होगा तो हम कंटिन्यू करते हैं कि 3 consecutive integers are such that they are taken in ascending order and multiplied by 3, 4 and 5 respectively। ठीक है। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर लाइक समथिंग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसलिए कह रहा हूँ कि लेट करने में हमें समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर में हमें क्या था कि एक नेचुरल नंबर पता है तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए +1 करना होता था, ऐसे इंटीजर में करना होगा हमें। तो पहला अगर x लेट कर लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, तीसरा x + 2। अच्छा आप अगर उल्टा जाना चाहते हैं x - 1 x - 2 तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स बोला गया है। ठीक है। x के लिए अगर 0 भी होगी तो हम कंसीडर कर सकते हैं, नेचुरल नंबर में ये सब नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो लेट कर लिया हमने। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो जी, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लेट किया। एंड उसके बाद क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो सबसे छोटा है उससे 3 मल्टीप्लाई करना है, उससे बड़े से 4 एंड सबसे बड़े से 5 रिस्पेक्टिवली।
यानी ऑर्डर में ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे छोटे से 3 कर लिया, उससे बड़े से 4 एंड देन 5, इन तीनों को ऐड किया, आंसर आ गया। फिर वही बात, इक्वेशन पे फोकस करना है हमें। इक्वेशन फोकस करते ही एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और जो लेट किया मेरे को वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। आई थिंक अगर आप सॉल्यूशन नहीं भी सुनना चाहते हैं तो खुद ट्राई कीजिए, बेस्ट होगा कि आप खुद ही सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका बहुत ही क्रूशल टॉपिक है, बिकॉज ये आपका मेंसुरेशन यानी कि 2D 3D एरिया पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन में लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, एंड आई होप कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन दें, वरना जब भी हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, कोई नया टॉपिक लेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपका ब्रीफ करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं बस का हिंट दे देता हूँ। देखिए कैसे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स, यानी आप लेंथ ब्रेथ, यानी रेक्टेंगल की बात की तो लेंथ एंड ब्रेथ के साथ काम करना है। फाइंड भी देखिए लेंथ एंड ब्रेथ करना है मेरे को लास्ट में, तो दोनों में से एक को लेट करेंगे, दूसरा यहाँ रिलेशन से आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ को मान लीजिए बी लेट किया है, तो आपका ब्रेथ क्या मिल गया आपका, सॉरी ब्रेथ को बी लेट के लेंथ क्या मिल गया, B+7 मिल गया। ऐसे ही आप अगर लेंथ को लेट कर लेंगे तो आपको ब्रेथ कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेट करेंगे। अब उसके बाद क्या कहा गया कि अब कंडीशन लगाया गया, यानी कि रिलेशन देने के बाद कंडीशन लगाया गया कि लेंथ को 3-4 से डिक्रीज़ कर दिया और 3 से इंक्रीज़ कर दिया। तो आपको जो भी आपने लेट किया होगा उसमें -4 कर देंगे लेंथ में और +3 कर देंगे ब्रेथ में। ठीक है, तो दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे। अब देखिए पहला जो आपने लेंथ ब्रेथ एज्यूम किया था उसमें एरिया ये आया। ठीक है, अब जो कंडीशन लगा है उसमें एरिया क्या आया होगा, उसमें आया होगा आपका एरिया ये। ठीक है, आपका क्या है B+3, यानी लेंथ में B+3 आया होगा और ब्रेथ में B+3 आया होगा। आप चेक कीजिएगा दोनों, यानी कि स्क्वायर बना होगा, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, हम सब जानते हैं। अब दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया, यहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि ये आपका एक फैक्टराइजेशन करके टॉपिक है, उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आके आपका 7th क्लास ढेर हो सकती है। बट कोशिश कीजिएगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी खुल सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस तो नहीं करेंगे, लेकिन हार्ड लेवल कह सकते हैं, वहाँ से आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी एंड वर्क कर सकते हैं। ये मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं बताया, सिर्फ हिंट दिया, कोशिश कीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन हम पैकअप करते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारा खत्म, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया लीनियर इक्वेशन में, और लगना भी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। समझिए जितनी भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सब का एक बेस है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सारे वीडियोज़ देखें, अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो जितना हो सके उतना शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।